नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम सभी वैदिक काल पढ़ रहे थे। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हमने जाना था कि आर्यों का आगमन भारत में कैसे हुआ, आर्य कहाँ से आए। अब आज की वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं वैदिक काल। पहले हम जानेंगे कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए, अगर हम बात करें जो हमारा वैदिक काल है, जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, ये 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वैदिक काल है प्यारे साथी, ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला है, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका जो है वो है ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल। अगर हम पहले भाग की बात करें प्यारे साथी, तो पहला भाग आपका है ऋग वैदिक काल। आप लिखते हुए चलिएगा, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कहते हैं हम पहले भाग को। जो प्यारे साथी, अगर हम इसके समय सीमा की बात करें तो ये आपका 1500 बीसी से, यानी कि 1500 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व जिसे हम कहते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे भाग की, वो है हमारा उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग वैदिक काल के बाद हमारा शुरुआत हुआ उत्तर वैदिक काल की, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो उत्तर वैदिक काल जो आपका है ये 1000 बीसी से 1000 बीसी से प्यारे साथी, यानी कि 1000 बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम 1000 ईसा पूर्व भी कहते हैं, 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला प्यारे साथी। तो ये जो हमारा वैदिक काल था 2 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला आपका ऋग वैदिक काल है और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है। अगर कुल समय सीमा देखें तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक हमारा वैदिक काल चला और ये 2 भागों में बांटा गया। आखिर किस आधार पर अगर हम बात करें इन को 2 भागों में बांटा गया है, तो प्यारे साथी जो ऋग वैदिक काल है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। तो क्या हुआ था इस समय कि 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अतरंजी खेड़ा नामक जगह पर लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी कि कहने का मतलब कि लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी लोहा प्राप्त हुआ था। और तभी से माना जाता है कि उसके बाद से उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। तो आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि, नोट कर लिख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य या प्रयोग कहां पर हुआ। तो वो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पे। तो आप लिख सकते हैं यहां पर प्यारे साथी कि 1000 बीसी में, 1000 ईसा पूर्व या बीसी के आसपास प्यारे साथी, आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जनपद, उत्तर प्रदेश के प्यारे साथी, यानी जो हमारा यूपी है, यूपी के एटा जनपद में लोहे का प्रयोग चालू हुआ प्यारे साथी, या शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ या लोहे की खोज भी हुई, आप ऐसा लिख सकते हैं कि लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। और 1000 बीसी से ही उत्तर वैदिक काल की शुरुआत भी मानी जाती है। यानी कि जब लोहे की खोज हो गई, उसके बाद से ऋग वैदिक काल खत्म हो गया वहां पर, और वहां से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो गई। परीक्षा में पूछा जाता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे साथी, वैदिक काल 2 भागों में जैसा कि बटा है, मैंने आपको बता दिया है। तो पहले अब हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। और पहले हम बात करते हैं कि आर्य जब भारत में आए तो वो सर्वप्रथम कहां बसे, यानी कि कहां पर वो स्थित हुए, पहले वो कहां आए, किस जगह पर आए, उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो यहां से अब हमारा शुरू होता है प्यारे साथी ऋग वैदिक काल। पहले हम ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे, फिर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल। हेडिंग डाल लीजिएगा, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें प्यारे साथी, तो ये है आपका 1500 बीसी, यानी कि 1500 बिफोर क्राइस्ट जो आपका है, से लेकर 1000 बीसी तक आपका चला है। तो इसे आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। अब हम बात करें कि आर्य आखिर कहां पर आए भारत में और कहां से प्रवेश किया इन्होंने भारत में। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी आर्य कहां से प्रवेश किए, तो आर्य प्यारे साथी भारत के उत्तरी दिशा, या कह सकते हैं थोड़ा उत्तर और जो आपका पूर्व पश्चिम का साइड है, वहां से आर्य आए थे। यानी कि जो आपका उत्तर दिशा है, भारत में आर्यों ने उत्तर दिशा से प्रवेश किया था, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, इस दिशा से आर्य आए थे, जैसा कि मैंने आपको एरो बनाकर बता दिया है। तो आर्य सर्वप्रथम इसी दिशा से आए थे और आर्य इस दिशा में आकर सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश क्या है प्यारे साथी, आप लिख लीजिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे हम कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। तो प्यारे साथी आर्य जो हैं वो सर्वप्रथम भारत में आए, तो वो कहां पर बसे, वो बसे सप्त सैंधव प्रदेश में। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जहां पर 7 नदियां हों, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। जो सप्त सैंधव प्रदेश है, यहां पर 7 नदियां बहती हैं और इसीलिए इसे क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो इसका मतलब है कि यहां पर 7 नदियों का समूह बहता है, 7 नदियां
स्थित हैं इस क्षेत्र में, 7 नदियां स्थित हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया प्यारे साथी। अब ये बात करें कि सप्त सिंधु प्रदेश वर्तमान में किन किन राज्य में आ सकता है, तो उसकी बात करें प्यारे साथी तो वर्तमान में ये पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान जो आपका है, ये इलाका जो क्षेत्र है ये आपका सप्त सिंधु में आता है। आप लिख लीजिएगा सप्त सिंधु प्रदेश में आपका पंजाब, भारत का पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान जो आपका है, पहले तो ये भारत में ही था, ये तो विभाजन के बाद आपका पाकिस्तान बना, तो ये पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ये सप्त सिंधु प्रदेश में आता है। यानी यहाँ पर 7 नदियां बहती है और इसी आधार पर इसका नाम रखा गया। तो अगर हम इस मैप में दर्शाना कर चाहें, ये भारत का नक्शा है, इसमें अगर हम दर्शाना चाहें कि आखिर सप्त सिंधु प्रदेश कितना एरिया कवर करेगा, तो आपका सप्त सिंधु प्रदेश प्यारे साथी ऐसे आप मान सकते हैं कि इतना आपका क्या है, लगभग आपका सप्त सिंधु प्रदेश है। आप लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं। क्या है यहां पर, सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश है। ये आपका प्यारे साथी क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश है। यानी इतने एरिया में सबसे पहले आर्य आए और यहीं पर बसे, धीरे धीरे उनका विस्तार होना शुरू हुआ, यानी वो आगे बढ़ते गए, लेकिन सर्वप्रथम वो यहाँ पर आए थे। अब अगर हम बात करें, जैसे सप्त सिंधु प्रदेश हमने बताया आपको, अब अगर हम जाने कि आखिर ये सप्त सिंधु प्रदेश जो है इसमें कौन से 7 नदियां बहती थी, परीक्षा में पूछा जाता है, और ऋग्वेद में उनके क्या नाम है ये भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें जानते हैं कि आखिर वो नदियां कौन कौन सी थी जो सप्त सिंधु प्रदेश में बहती थी। तो चलिए अब हम उसके बारे में लिखते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, जो सप्त सिंधु नदियां हैं, सप्त सिंधु जो नदियां हैं प्यारे साथी, उनका नाम लिख लीजिए। सप्त सिंधु प्रदेश में जो नदियां बहती थी, जो 7 नदियां हैं, उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो प्यारे साथी उन नदियों के नाम आप लिख लीजिएगा। पहली नदी जो आपकी है वो है प्यारे साथी सिंधु नदी। क्या है, पहली नदी आपकी है सिंधु नदी। दूसरी नदी आपकी प्यारे साथी सतलज, दूसरी आपकी क्या है, सतलज है। ये सारी नदियां सप्त सिंधु में आती हैं, सतलज हो गया। तीसरी आपकी प्यारे साथी सरस्वती, सरस्वती हो गई। चौथी आपकी रावी हो गई। पांचवी आपकी प्यारे साथी व्यास हो गई। छठी आपकी हो गई प्यारे साथी चिनाब, और जो आपकी 7वीं है वो आपकी है झेलम। प्यारे साथी जो सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां बहती थी उनके नाम क्रमशः हैं सिंध, सतलज, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। ये 7 नदियां थी जो सप्त सिंधु प्रदेश में बहती हैं और यहीं पर आर्य आकर सर्वप्रथम बसे थे। अगर हम बात करें कि इनके कुछ ऋग्वेद में अलग नाम दिए गए हैं, जैसे ये वर्तमान के नाम है, लेकिन ऋग्वेद में इनको अलग नामों से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि सतलज की जो सतलज नदी है इसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो उसके बारे में भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो इसे तो सिंध ही कहा गया है और कहीं कहीं से हिरब भी कहा गया है। हिरब, आप ये भी लिख लीजिएगा, हिरब भी कहा गया है सिंध नदी को। इसके बाद अगर हम बात करें सतलज को, तो सतलज को ऋग्वेद में प्यारे साथी सतुद्री कहा गया है। सतलज को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सतुद्री कहा गया है। इसके बाद अगर हम सरस्वती की बात करें तो इसे गग्घर कहा गया है। रावी नदी की बात करें प्यारे साथी तो इसे परुश्रणी कहा गया है। परुश्रणी, ऋग्वेद में रावी नदी को परुश्रणी कहा गया है। व्यास की बात करें तो ऋग्वेद में व्यास को विपाशा कहा गया है। चिनाब की बात करें प्यारे साथी तो चिनाब को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है, अस्किनी। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी झेलम, तो झेलम को आपको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वितस्ता कहा गया है। तो ये कुछ नदियां हैं जो 7 नदियां थी, उनके नाम मैंने नोट करा दिए हैं। ऋग्वेद में उनके क्या नाम है उनको भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रावी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव, तो उसे परुश्रणी कहा गया है। व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी और झेलम को आपको क्या कहा गया है, वितस्ता कहा गया है। तो जैसा कि हमने जान लिया है कि जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश है ये वर्तमान का क्या है प्यारे साथी, जो पंजाब आपका है, पाकिस्तान है, और राजस्थान का जो ये एरिया है यही सप्त सिंधु में आता है। इसमें 7 नदियां बहती हैं जिनके नाम आपके हैं सिंध, सतलज, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्य सप्त सिंधु में आकर बसे, लेकिन धीरे धीरे वो जनसंख्या भी उनकी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो विस्तार करने लगी। तो पहले तो वो पहले सप्त सिंधु में बसे, लेकिन जब काफी दिन रह लिए तो कोई भी होता है, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे तो वो भी धीरे धीरे विस्तार करने लगे। तो कोई भी आएगा वो अपना साम्राज्य बढ़ाएगा, यानी क्षेत्र बढ़ाएगा, चाहे भौगोलिक स्थिति के कारण, या कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में खेती कम होती थी या फसलें कम उपजाऊ होती थी, उपजाऊ भूमि हमारी इधर थी, तो जो उत्तर भारत इधर आता है उधर थी ज्यादा उपजाऊ भूमि। तो इसी कारण धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने से या फसलों या जो भौगोलिक स्थिति के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मैदानी क्षेत्रों में आने लगे। जो आर्य थे वो पहाड़ी क्षेत्रों से आकर मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ने लगे और धीरे धीरे अपना
प्रसार करने लगे। तो उसके बाद सप्त सैन्धों के बाद वो आए प्यारे साथी ब्रह्मावृत देश में। ब्रह्मावृत देश क्या है प्यारे साथी, तो जो कुरुक्षेत्र यानी कि जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रह्मावृत देश कहते हैं। यानी कि इनके अलग अलग नाम है जैसा कि ऋग्वेद में कहा भी गया है। तो उसके बाद आर्य कहाँ पर आए प्यारे साथी, आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद आर्य आए थे ब्रह्मावृत देश में, ब्रह्मावृत देश में आए थे। और ब्रह्मावृत देश वर्तमान में अगर हम देखेंगे कहाँ है, तो ये कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, चाहे आपका हरियाणा ले लीजिए, ये सारी चीजें कुरुक्षेत्र के आसपास के जो राज्य हैं वो ब्रह्मावृत देश में आते हैं। और आर्य सप्त सैन्धों के बाद प्रसार करते हुए इस एरिया में भी आ गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ प्यारे साथी, यहाँ पर आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने और प्रसार किया। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ब्रह्मावृत इसे कहते हैं, ब्रह्मावृत देश। अब इसके बाद हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के बाद वो आए, फिर आगे और बढ़ने लगे और फिर वो ब्रह्मर्षि देश में आए। अब ब्रह्मर्षि देश क्या है प्यारे साथी, जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है जहां पर हम सभी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, ये सब जो एरिया है ये ब्रह्मर्षि देश में आता है। और उसके बाद जो आपके आर्य थे वो और फैले और वो यहाँ तक भी आ गए। पूरा उत्तर भारत उन्होंने क्या किया कि पूरे उत्तर भारत में वो फैल गए। और वो कहाँ पर आ गए, ब्रह्मर्षि देश में आ गए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र होता है, यानी कि मैदानी भाग जहाँ की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पर ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं, वो है आपका ब्रह्मर्षि देश। और इसी क्षेत्र में भी लोहे का भी उत्पादन, यानी कि लोहे भी प्रचुर मात्रा में मिलते थे और इससे आर्य और शक्तिशाली हुए। प्यारे साथी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आर्य लोग सबसे पहले घोड़े का मतलब प्रयोग करना शुरू किए थे, अश्व। जैसा कि आप ऋग्वेद में भी पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भी अश्व का 215 बार उल्लेख मिलता है प्यारे साथी। गाय को एक महत्वपूर्ण पशु भी मानते थे आर्य लोग, और गाय को क्या कहते थे, अघन्या कहते थे, यानी कि ना मारने योग्य। गाय को मारने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था वैदिक काल में। तो प्यारे साथी, धीरे धीरे वो ऐसे पूरे उसमें फैलने लगे। तो सबसे पहले वो आए सप्त सैन्धों में, फिर वो ब्रह्मावृत में, और फिर ब्रह्मर्षि देश में भी आर्य फैल गए। और धीरे धीरे वो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में क्या हुआ, आर्य ऐसे फैल गए। जितना उत्तर भारत था वहां पर पूरे आर्य संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए। और जब आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में कब्जा कर लिया, यानी कि पूरे उत्तर भारत में उनका प्रसार हो गया, तब इसी देश को, यानी कि इसी क्षेत्र को आर्याव्रत कहा गया। आर्याव्रत जो नाम है हमारे देश का, सभी जैसे प्राचीन नाम की बात होती है तो हम सभी कहते हैं कि हमारे देश का पुराना नाम क्या है, आर्याव्रत है, आर्याव्रत प्यारे साथी। तो जो हमारे देश का नाम है आर्याव्रत, उसकी बात करें तो ये नाम जो पड़ा है प्यारे साथी, ये संपूर्ण रूप है सप्त सैन्धों प्लस ब्रह्मावृत देश और ब्रह्मर्षि देश। जब तीनों में आर्यों का प्रसार हो गया तो आर्य ने अपने इसका नाम आर्याव्रत रख दिया प्यारे साथी। तो उसके बाद इस संपूर्ण एरिया को क्या कहा गया, आर्याव्रत कहा गया, आर्याव्रत कहा गया प्यारे साथी, आर्याव्रत कहा गया। और अगर हम बात करें ये कहाँ तक फैला था, तो आपका पूरा सप्त सैन्धों मिला लीजिए प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस में ब्रह्मावृत और प्लस ब्रह्मर्षि देश, जब इन सब पर कब्जा कर लिया आर्यों ने, यहाँ पर रहने लगे, तो ये पूरा भाग आपका आर्याव्रत कहलाया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि सप्त सैन्धों प्रदेश में कैसे आकर बसे, आर्य कहाँ पर आए, और आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम शुरुआत करते हैं, आगे हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक, स्थिर, धार्मिक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।